वेरी स्मॉल डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंसेस के एस्टिमेशन हम कैसे करें? जैसे कि मॉलिक्यूलर साइज की कोई चीज़ है तो हम उसको कैसे एस्टिमेट करें? साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल now to measure a very small size that is of the molecular size 10 to the power minus 10 मीटर। अभी तक हमने लार्ज साइज देखा, जैसे सन से अर्थ की डिस्टेंस देख ली या मून का डायमीटर, सन का डायमीटर। अब हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर साइज, तो उसको किस तरीके से किया जाए? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, वैसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी ऐसा कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नॉर्मल माइक्रोस्कोप की जगह उसमें लेंसेज का यूज़ किया जाता है, और जो लाइट है उससे जो इमेज बनाई जाती है उसको मीज़र किया जाता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इट इज़ दैट इज़ चार्ज पार्टिकल भेजे जाते हैं, और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ज किया जाता है। जैसे लाइट को बताओ, ये वाला माइक्रोस्कोप है, ये लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा है। बोलो बात सही है कि नहीं? सो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ होती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो किसी चीज़ को 50 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। और बायो में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत यूज़ है। उसमें इलेक्ट्रॉन की पैरेलल बीम्स भेजी जाती हैं, लाइट नहीं भेजी जाती, और उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ज कर दिया जाता है, फोकस कर दिया जाता है एक पॉइंट पर, और फिर उसको जहाँ वो फोकस होता है फिर से डाइवर्स किया जाता है। तो ऐसा करके हम साइज़ को मीजर कर देते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम चलती हैं, और इलेक्ट्रॉन चलने के बाद उसमें क्या करेंगे कि एक यहाँ पर फील्ड होगी जिस पे खुद निगेटिव चार्ज होगा, तो उस निगेटिव चार्ज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो उससे ये बीम कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होने के मतलब है ये ऐसे हो जाएगी, तो इट इज़ नाउ गेटिंग कन्वर्ज, इस तरीके से ये कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने के बाद फिर इसको यहाँ से फिर एक रिम है जिससे डाला जाएगा, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद चीज़ें फिर से पैरेलल हो जाती हैं अगर फोकस से गुजरें तो ये फिर से ऐसे हो जाएगी। सो इट इज़ अगेन निगेटिव, तो उसके रिपल्शन की वजह से ये बाहर ना जाके अंदर फिर दब जाती हैं, तो 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। फिर इसका मॉनिटर होता है, तो उसको एक सेंसर में डाला जाएगा, और सेंसर में इसी में कहीं ऑब्जेक्ट भी रखा रहेगा जिसकी साइज हमें करनी है, और फिर इसका वायर एक मॉनिटर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक मॉनिटर रहेगा, और उस मॉनिटर से हम देख करके पता लगा लेंगे कि किस तरीके की इमेज है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में की जाती है। एंड इट कैन सी इमेज अप टू, जैसे ये करीब करीब इस तरीके का है। तो आपकी बायोलॉजी की जो बुक दी गई है तो उसमें दिया गया है कि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ऐसा दिखता है कि कैसे किया जा सकता है, और इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि मॉनिटर में सब चीज़ देखी जा सकती है, देखने में ऐसा लगेगा। और जो हमारे सर पर जो लीक होती है उसका हेड देखो कितना बड़ा दिख रहा है। सो इट कैन सी 50 लाख टाइम्स एनीथिंग। तो अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है जो इतना बड़ा बड़ा करके देख लेता है, हेयर के क्रॉस सेक्शन एरिया को इतना बड़ा करके देख लेता है। हाउएवर एट द प्रीवियस टाइम देयर वाज नो सच डिवाइस, तो कुछ ना कुछ तो उस समय भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसे समय पे क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एनी ऑब्जेक्ट अप टू 50 लाख टाइम्स। पहली बात तो ये लिख लो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन, जबकि माइक्रोस्कोप कितना कर सकता है 200 टाइम्स, 100 टाइम्स, इसमें लिखा है 100 टाइम्स, 100 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा 1200 गुना कर देगा, लो 1200, इससे ज़्यादा क्या कर पाएगा। अब बहुत अच्छा ले आओगी, बहुत महंगा ले आओगी 10,000 का तो 2,000 कर देगा, बस इससे ज़्यादा इसकी लिमिट ही नहीं है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, कैन मैग्नीफाई, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट अप टू 50 लाख टाइम्स। और अभी तो क्या है, एटम के अंदर देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करो। देखो अब किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, पहले लोग कहते थे हमने न्यूक्लियस की खोज कर ली, रदरफोर्ड, अब तो सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखो और पता लगा लो क्या क्या है, बस लिखते जाओ। तो इसलिए अब खोजें नहीं होती। हाउ एवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो ऑप्टिकल रे को यूज़ करे उसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो लाइट को यूज़ करे, जो इलेक्ट्रॉन रे को यूज़ करे उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ओनली अप टू, कितना कर सकता है, दैट इज 2000 टाइम्स। अच्छा, ये सब क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो एक ऑप्टिकल रे है, जैसे मान लो रेड लाइट है तो 780 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है कि नहीं, बोलो। रेड लाइट की बात कर रहा हूँ, तो रेड लाइट में 780 नैनोमीटर है, और अगर ब्लू होगी तो ब्लू में 380 होगी। तो 380 किसकी होगी, ब्लू की, तो ब्लू की वेवलेंथ ज़रा छोटी होगी। तो ये जो है ये 380 है, ये 780 है और ये 380 है। और हमने जब पहले पढ़ा था कैंडेला, तो उसमें येलो लाइट ली थी, वो 550 थी कि नहीं इसके बीच की, कैंडेला की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं, हाँ, तो वो तब वो कितनी थी बीच की, तो इट इज़ 540 नैनोमीटर, ये इतने नैनोमीटर है। तो एक तरीके से जो हमारा मीटर स्केल है, तो क्या मीटर स्केल में सरेशंस दिए हुए हैं, क्या मीटर स्केल में डिवीजन्स दिए हैं जो कि 1 mm के हैं, देखो जरा ये कितने के डिवीजन है, 1 mm है इसके बीच का कि नहीं, छोटा सा डिवीजन। वैसे ही ये जो लाइट है इसके ये वेवलेंथ को एक सरेशन के तौर पर, डिवीजन के तौर पर मेजर किया जाता है। तो जो डिवीजन जितना छोटा होगा उतना ही छोटा मेजर कर सकता है, ये इसका लीस्ट काउंट है। यानी अगर आप कहो तो ये 7.8 इंटू 10⁻², और नैनोमीटर को क्या कहोगे बताओ, -9, तो 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इसका लीस्ट काउंट है। और अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में मान लो तो ये 10 हुआ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 इंटू 10⁻⁻7, तो कितना हो गया, -6 मीटर इसका लीस्ट काउंट हुआ। बोलो बात समझ में आ गई। जो इसकी वेवलेंथ है उसको हम सरेशन के तौर पर यूज करते हैं, एक एक मार्क के तौर पर, तो वो इसका लीस्ट काउंट माना जाता है। इज इट्स लीस्ट काउंट, इज इट्स लीस्ट काउंट। और अब आप देखो, अगर इसका लीस्ट काउंट इतना है तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये क्या आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर होता है, यानी जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है। लाइट में क्या चीज़ होती है कि लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। बोलो बात सही है। अच्छा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, हमने आपको पहले भी बता दिया था, एक है कौन सी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और दूसरी कौन सी है, क्वांटम थ्योरी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इट इज, इसकी स्पीड ग्रेटर देन 10⁶ मीटर पर सेकंड है। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी उसमें वेव थ्योरी भी प्रोमिनेंट हो जाती है, वेव की तरह भी चलता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल नेचर। इसको हम आगे डी ब्रॉगली की, अभी जो सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो उसमें तुम देख लेना, इसके वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है डी ब्रॉगली थ्योरम से। वैसे मैं बता रहा हूँ, अभी देखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि जैसे लाइट का डुअल नेचर है वैसे पार्टिकल का भी डुअल नेचर है, पार्टिकल भी वेव की तरह चल सकता है। हाउएवर देयर वेव नेचर बिकम्स प्रोमिनेंट
व्हेन द साइज इज स्मॉलर एंड स्पीड इज लार्जर। तो इसका साइज तो बहुत ही छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो इट इज़ लेस देन 10⁻⁻17 मीटर। न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब न्यूक्लियस जितना बड़ा, प्रोटॉन तो बहुत बड़ा होता है, और प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पार्टिकल कण जैसा होता है। तो ये है, इसकी वजह से इसका कितना हुआ माइनस, ये इसका साइज होता है ये, तो इसकी वजह से इट हैज़ वेव नेचर, इट हैज़ प्रोमिनेंट वेव नेचर, इट हैज़, पार्टिकल तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रोमिनेंट वेव नेचर। अच्छा, इसका जो वेव नेचर है उसका वेवलेंथ लेमडा कितना है 10⁻⁻12 मीटर। अब जरा देखो, इसकी -6 है और इसकी कितनी है बताओ। तो क्या ऐसे ही 10⁻6 टाइम्स स्मॉलर नहीं हो गया इसका साइज? तो इस वजह से इसका लीस्ट काउंट कितना कम है, तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं, 10 लाख गुना। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। अब मीटर स्केल लो इसके सामने में, तो मीटर स्केल का अगर एक्यूरेसी देखोगे तो उतनी थोड़ी बनेगी। मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर इतने पे लो, क्योंकि उससे मैग्नीफाई करके देख रहे हैं ना। तो बताओ मीटर स्केल का लीस्ट काउंट बड़ा होगा कि इन सब का? समझ में आ गई? इसका लीस्ट काउंट 1 mm है, इसका लीस्ट काउंट 10⁻⁻6 है, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? जो इसका लेमडा है वही लीस्ट काउंट है, लेमडा इज द लीस्ट काउंट, क्योंकि उतना हम मीजर कर सकते हैं उससे। ठीक है, इज लीस्ट काउंट। अगर मान लो एक ब्लेड है, अब ब्लेड को क्या करो, झटका दे दो। ये एक टेबल पर रखी हुई ब्लेड है, रेजर ब्लेड, और उसको झटका दे दो तो ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से ऑसिलेट करेगी। अगर मान लो ये 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन करती है, 10 ऑसिलेशन पर सेकंड, तो बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 0.1 सेकंड। हम इसे घड़ी की तरह नहीं यूज़ कर सकते कि भाई जितनी देर में इसका एक ऑसिलेशन हुआ उतनी देर में उस खिलाड़ी ने उस लाइन को पार कर लिया। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? है ना? जैसे कि आपने देखा कि 1 सेकंड को आपने क्या बताया था कि सीजियम, तो सीजियम की जो ऊपर वाली ऑर्बिट होती है, ठीक है, सो इट इज द हाइपर फाइन लेवल्स एसपीडीएफ, इसी में एसपीडीएफ है, वो हाइपर फाइन लेवल है एसपीडीएफ। उनके बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा हो, वो जानती हो 1 सेकंड में कितना होता है? जब 1 सेकंड को डिफाइन किया था तो 9192631 और 770 इतने ऑसिलेशन पर सेकंड होते थे। तो इतने ऑसिलेशन सीजियम में 133 में, सीजियम 133 में इतने ऑसिलेशन जितनी देर में होते हैं उसको 1 सेकंड कहते हैं। लेकिन इसका 1 ऑसिलेशन कितनी देर में होगा बताओ? और क्या वो एक घड़ी की तरह काम नहीं करेगा? सो 1 ऑसिलेशन ऑफ सीजियम 133 का ड्यूरेशन क्या हुआ? इट इज 1/9192631770। इतना सेकंड लगेगा सिर्फ एक ऑसिलेशन। तो हम उसे एक क्लॉक की तरह यूज कर लें, क्योंकि बहुत थोड़े समय में एक ऑसिलेशन कर, हम उसे एक ऑसिलेशन को एक ड्यूरेशन माने। जब सीजियम के 150 ऑसिलेशन हुए तब खिलाड़ी ने वो पार कर लिया, तो उसकी काउंटिंग कर लो, ये कर लो। तो सीजियम क्लॉक, इसीलिए देखो कहीं कहीं पर राडो की सीजियम क्लास होती है, ये होती है क्लॉक, कहीं 50 लाख की डॉलर की मिल रही, तो कहीं कहते हैं रॉडो की घड़ी पहन के गया था। वो अलग से बताएंगे कि रॉडो की घड़ी पहने, क्योंकि सीजियम क्लॉक है। वो 200 साल में उसमें 1 सेकंड का सिर्फ फर्क आता है, तो इतनी अच्छी है। तो जो जिसका प्रिसीजन है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जो जिसका लेमडा है, वही उसका लीस्ट काउंट बन जाता है। यानी हम किसी न किसी चीज़ को उसकी फ्रीक्वेंसी को लीस्ट काउंट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, उसके लेमडा को। समझ में आ रही बात?
पूछ लिया करो, पूछती नहीं हो। समझ में आ गया ना ठीक से? क्वेश्चन नहीं पुटअप नहीं करती हो क्वेश्चन। चलो ठीक है। अब देखो, इस तरीके से हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो कितने गुना ज़्यादा है एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। 50 लाख तो हमने लिखाया है, यहाँ देखने से कितना लगता है? यहाँ से देखने से 10 लाख तो लग ही रहा है ना। 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -12, तो कितना 10 लाख हो गया कि नहीं? 10 टू द पावर 6। हाँ ठीक है। अब देखो कि ये सब तो हमने देख लिया कि किसी का माइक्रोस्कोप को कैसे करते हैं, कैसे रिजोल्यूशन पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद ए रिजोल्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। अब एक लाइन आपकी इसी में बुक में लिखी है कि जो रिजॉल्व कर ले। जरा देखो इसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट so the limit of measurement that can be taken by any measuring instrument is known as its limit of resolution. The limit up to which, बल्कि लिख सकते हैं मिनिमम लिमिट, the limit up to which measurement can be taken by any measuring instrument is called its limit of resolution. जैसे कि हमारे पास एक, मान लो ये तो खैर फीट स्केल है, लेकिन अगर 1 मीटर का होता तो मीटर स्केल होता और उसमें भी यही सब बना होता। इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी है? 1 mm है, क्योंकि इसमें मिनिमम ये कितना कर सकता है? 1 mm कर सकता है कि नहीं? सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मीटर स्केल क्या है? बोला करो। कितनी? कितना कर सकता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकता क्या? 1 mm भी तो कर सकता है। 1 mm नहीं देख रही हो? ये है 1 mm। सेंटीमीटर स्केल हो जो मिनिमम वैल्यू होती है, जितना वो मीजर कर सकता है, तो वो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी है? कितना कर सकती हो? क्या 8.4 सेंटीमीटर नहीं मीजर कर सकती इससे? समझ में आई बात? तो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना हुआ बताइए? सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 1 mm। जितना रिस्पॉन्ड करोगे हमें उतना पढ़ाने में सुविधा होगी, नहीं तो हम डाउट ही में रहेंगे कि आया कि नहीं आया। चलो, इट इज़ 1 mm, या फिर क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें बताओ ये वोल्ट मीटर का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? ध्यान से देख के बताना। वन वोल्ट के अंदर कितने सरेशन है? वन वोल्ट के अंदर कितने डिवीजन है? क्यों? ये नहीं कैसे पता है? ये 10 है इधर और ये 10 है इधर, 20 नहीं है क्या? 0 से 1 वोल्ट के अंदर कितने हैं बताओ? तो 21 वोल्ट में 20 हैं,
तो 20 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना, 1 डिवीजन की वैल्यू ही तो निकालनी होती, वही तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। सो क्या बोलोगी कि 20 डिवीजन, ठीक है, सो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड करो 1 में, कितना बताया, 0.05 वोल्ट। सो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो गया, मिनिमम ये कितना मीजर कर सकता है, इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट। अच्छा ये है, और इसका प्रिसीजन यानी ये कितना प्रिसाइज है, हाउ एक्यूरेट इट इज, तो जितना कम से कम मीजर कर लेगा क्या ये उतना ही एक्यूरेट होगा। हाँ, तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि हाउ एक्यूरेटली, up to what limit anything can be measured is known as precision. Up to what limit anything can be measured is called precision. सो इसलिए किसी चीज़ को जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का क्या है कि उसमें PRECI है ऐसा है। सो प्रिसीजन इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो जितना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम से कम होगा उतना ही प्रिसीजन ज़्यादा होगा। समझ में आ गई कि नहीं। अगर ये और कम मीज़र कर पाता तो इसका प्रिसीजन और नहीं बढ़ जाता। ये बताओ कि इस केस में एमीटर देखो और इसमें बताओ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। जीरो 0.05 एम्पियर, ठीक है। सो इसी तरीके से 20 डिवीजन कितने के इक्वल है। सो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 20 डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो 1 डिवीजन किसके इक्वल है, 1/20, तो 0.05 एम्पियर। और इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, प्रिसीजन आ जाएगा। अब ये देखो, मान लो मीटर स्केल से आपने किया, अब ये मीटर स्केल से भी ज़्यादा आपको अच्छा नापना है तो ये क्या है, दिस इज़ वर्नियर स्केल। दिस इज़ वर्नियर स्केल। आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है वर्नियर कैलिपर है। इसका पूरा नाम क्या है, जो किसी चीज़ को होल्ड कर सके उसको क्या कहते हैं, कैलिपर। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ को होल्ड करा सकते हैं, जैसे पेन के कैप को, तो इसको होल्ड करा लो, तो ये देखो होल्ड करा लिया। इसका डाया निकाल लो पेन के कैप का, तो ये हो गया, तो इससे होल्ड करा सकते हैं। इसके अलावा पेन के कैप के अंदर का इंटरनल डाया निकालना है तो इसके अंदर डाल दो। ये है ना, ये पेन के कैप में होल है तो इसके अंदर डाल दो और फिर इसको खोल दो, इंटरनल डाया निकाल देगा। ये देखो, तो पेन है, पेन का अंदर का चाहिए तो इसके अंदर डालो और इसके अंदर डालने के बाद खोल दो। समझ में आया कि नहीं। तो उससे उसका इंटरनल डाया निकल जाएगा कि नहीं। तो ये इसको इस तरीके से होल्ड करता है।
और यहाँ से चाहिए तो ये कर दे, लेकिन हमें तो इसकी डेप्थ चाहिए ना, तो डेप्थ के लिए ये पीछे एक पत्ती सी निकली है, इसको इसमें डालो, ये पत्ती निकल रही दिख रही, सो ये इससे डालो तो ये इतना खुल जाएगा, तो इससे आप इसकी डेप्थ निकाल सकते हो। ये इसको एबर्ट करना चाहिए बस पूरी तरीके से, तो जब तक जाए, जब एबर्ट जितना करे उतना ही देखना है। तो अभी हमारा पेन एबर्ट कर रहा है, ज़्यादा करोगी तो खुल जाएगा, फिर नहीं लेना है, इतना लेना है कि बस इसको एबर्ट करे। समझ में आ गई बात? सो ये चीज़ है। सो इन दिस वे दिस इज़ वर्नियर कैलिपर्स, जो इसके पीछे का हिस्सा ये है। वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग देखना सीखते हैं, और ये क्या चीज़ है ज़रा इसको भी देखें। जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट लेंगे, ये आगे पीछे करने वाला है, ठीक है, ये रेचेट है, और ये क्या है, लॉक स्क्रू। जब हम कहीं पर मेजरमेंट लेंगे, जब इसे टाइट कर देंगे फिर ये नहीं घूमेगा, लेकिन जब इसे लूज करेंगे तभी घूमेगा, ये ठीक है। ये फर्दर जीरोइंग एडजस्टमेंट के लिए है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है क्योंकि प्रिसीजन है, तो प्रिसाइज करने के लिए। अब ज़रा देखें कि वर्नियर स्केल से हम कैसे मेजरमेंट लेंगे। नाउ वर्नियर स्केल में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो मेन स्केल है, मेन स्केल इस तरीके से है, तो जिसमें कि ये है और फिर ये मेन स्केल है। इसके ऊपर मेन स्केल में एक ये भी है कि इस, मान लो किसी की मेजरमेंट लेने के लिए, तो ये चीज़ भी है, ऐसा भी बना है कि नहीं, पूरा निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल इसके ऊपर खिसक रहा है, तो मेन स्केल समझ में आ गया आपको। और ये तो ऊपर स्लाइडर है ना। अब वर्नियर स्केल देखो, तो इसके ऊपर वर्नियर स्केल है, वो कैसे होता है, ये इस तरीके से, ये तो ये वर्नियर स्केल ऐसे रख दिया, ठीक है, और फिर दैट इज कमिंग लाइक दिस, एंड नाउ इट इज इस तरीके से, और फिर ये इसके ऊपर इतना होता है, इसके यहाँ रैचेट लगा होगा जो इसे मूव करा देगा, और इसके अंदर एक विंडो होती है, विंडो है। अच्छा, यहाँ पर मीजरिंग शुरू हो जाती है, तो ज़ीरो से शुरू हो गई मीजरिंग, ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे शुरू होगी, फिर इसके अंदर भी दिखेगा, फिर यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर भी ऐसे चलता रहेगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से 4 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा, किसी में 6 7 10 तक भी बना होता है, तो ये 10 तक आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर का ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो इस वर्नियर स्केल में भी एक वो है डिवीज़न, तो वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वर्नियर पे, वर्नियर के साथ खिसकेगा, वर्नियर जहाँ जाएगा उधर उधर ये खिसकता जाएगा, ये रेचेट है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। और ये कैलिपर्स हैं, तो ये वर्नियर कैलिपर्स है इसका नाम। जितना इसका पहला डिवीजन इसको मिल रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर ये आउट हो गया है, तो इसमें पीछे की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर निकल गई है, तो जितना ये इधर खिसकेगा उतना निकल आएगा। ये इंटरनल डायमीटर के लिए है, ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, डेप्थ के लिए, फॉर डेप्थ। ये इंटरनल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए है,
अगर इसमें इंटरनल डायमीटर किसी चीज़ का मीज़र करना है तो इसी में ही डाल दो और उसको मीज़र कर लो कि उसका डायमीटर क्या है, तो ये डायमीटर को मीज़र कर लेगा। ऐसा होता है। अब देखो, इससे किसी चीज़ की डेप्थ मीज़र की जा सकती है कि किसी की डेप्थ क्या है। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इसको मिला दें। अच्छा, जब इसको मिला दिया तो ज़रा इसका काउंट देखो, तो बिल्कुल इसको मिला दो, ठीक है। और ये देखो क्या ज़ीरोड है, तो ज़ीरोइंग देखी जा सकती, पैरेलैक्स ना हो, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो से मेल खाएगा। मिला दिया कि नहीं? अब ये बिल्कुल देखो, पैरेलैक्स होगा तो चीज़ें बदल जाती हैं। देख रही हो पैरेलैक्स, इधर उधर करने से ऐसे लग रहा है जैसे नहीं मेल खा रहा है, लेकिन बिल्कुल अगर सही सीधा रखो तो मेल खा रहा है। अभी बिल्कुल सीधा है, तो जब मिला दिया तो ज़ीरो ज़ीरो से मिल रहा है, इसको कहते हैं ज़ीरोड, नो एरर। और अगर मिलाने पर इफ़ देयर ये ब्रिम टच कर रहे हैं आपस में और नहीं है ज़ीरोड, तो फिर कहेंगे नॉट ज़ीरोड। अगर मान लो ये लेफ़्ट में जा रहा है, ऐसा लेफ़्ट में जा रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा रीडिंग लेने पे ये फिर कम रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि पहले तो लेफ़्ट से ही यहाँ चलेगा। अगर 1 सेंटीमीटर तो 0.9 नहीं दिखाएगा9 mm बोलो। और अगर ये राइट में रहता है, मिला देने के बाद मिला दिया और राइट में है, तो जब भी तुम आगे बढ़ाओगी तो वो 1 mm ज़्यादा दिखा देगा। ये देखो 1 mm ज़्यादा दिखाएगा, वैसे क्योंकि शुरू में ही वो 1 mm ज़्यादा था। मान लो शुरुआती स्थिति जब आपने इसको मिलाया तो टेस्ट किया, तो अरे बोलो ये तो 1 mm ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसका जो पहला निशान जहाँ दिखाए वही माना जाता है कि रीडिंग है। तो ये अभी 1 mm पे है, मान लो ये मिला हुआ है, अभी मिला नहीं लेकिन मानो ये मिला हुआ है, तो अगर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आपका पॉजिटिव एरर है, ये कैसी एरर मानी जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिखाएगा। बोलो। तो अब ये जैसे मान लो हमने मिला दिया, नाउ आवर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज ज़ीरोड। अभी ज़ीरोड आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपने गौर की है, जो नीचे के जो 10 खांचे हैं वो ऊपर के 9 खांचों से मेल खा रहे हैं। सो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल्स टू 9 mm। बोलो, नीचे के 10 काउंट कर लो और ऊपर देखो 9 से ही मिल रहे हैं। ऊपर 9 mm आ रहा है कि नहीं? आखिरी खांचा कहाँ पहुंच रहा है? लास्ट सजेशन इज ओनली अप टू यहाँ तक आ रहा है, दिख नहीं रहा कि पूरा 1 तक जा रहा है। तो इस तरीके से अब हम कहेंगे कि 3 चीज़ों का हम लोग सीखेंगे। एक तो इसका सीखेंगे, एक स्क्रू गेज का सीखेंगे कि इसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है, और एक सीखेंगे स्फेरोमीटर का कि इसका कैसे किया जाता है, स्फेरोमीटर। तो ये इसी चैप्टर में है। सो लेट अस सी, जिससे कि हमें बताना ना पड़े कि क्या है वास्तव में, तो आपको आना चाहिए। सो लेट अस लर्न इट, तब फिर आप रिजोल्यूशन सीख पाएंगे। अब देखो, तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल हैं? is equals to 9 division of meter scale। या ये कह सकते हो कि 9 mm। तो 1 डिवीजन किसका इक्वल हुआ? वर्नियर 0.9 mm हुआ कि नहीं? सो दिस इज वर्नियर स्केल का ये हो गया। सो अब ये देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस इन 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 डिवीजन ऑफ मीटर स्केल और -1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 1 डिवीजन मीटर स्केल का कितना होता है?
कितना वैल्यू होती है? अभी ऊपर लिखाया था मीटर स्केल के 1 डिवीजन की कितनी होती है? यह है मीटर स्केल, इसका 1 डिवीजन की वैल्यू बताओ। बोलो हाँ, थोड़ा फास्ट बोला करो, तभी तो क्लास जल्दी चलेगी, आउटपुट नहीं तो कम रहता है। और इसका 1 डिवीजन कितने का है? 0.9 mm। तो कितने का डिफरेंस आ गया? दैट इज 1 mm में से 0.9 हटाओ तो 0.1 से 0.9 घटा दो, तो ये आ गया कि नहीं? सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना हो गया? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इट इज इक्वल्स टू 0.1 mm हो गया। अब देखो, अगर आप किसी की रीडिंग लेनी है तो कोई रीडिंग अगर आपको चाहिए, सो रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या मेजरमेंट या डायामीटर कुछ भी लेना है, तो दैट इज रीडिंग इन मेन स्केल, रीडिंग इन मेन स्केल एंड प्लस द डिवीजन, which division of vernier scale is मैचिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मीटर स्केल। जरा देखो, इसको देखो, अब हमने इसमें कैप लगा दिया और अब देखिए, तो अब इसको मैंने सीधा रख दिया, ठीक है? तो ये थोड़ा सा और टाइट कर लें या ढीला कर लें, चलो हमने ऐसा कर लिया, ये हमने कर दिया। मान लो ये डिवीजन है, तो क्या में और भी थोड़ा बदल लें, चलो यहाँ तक कर लिया ये। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है बताओ? पहले डिवीजन से पहले तक बताना, क्या 1.1 है? क्योंकि पहला वाला रीडिंग तो मैच नहीं कर रहा है, तो 1.1 सेंटीमीटर हो गई मेन स्केल की रीडिंग। और अब बताओ कि वर्नियर का कौन सा खांचा बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है मीटर स्केल के किसी भी खांचे से? बताइए। 6th कर रहा है कि नहीं? 1.1 तो मीटर स्केल की रीडिंग हो गई। और वर्नियर में जो नीचे के खांचे हैं जरा उन्हें देखो, तो वर्नियर का कौन सा खांचा मीटर स्केल के किसी भी खांचे से मैच कर रहा है? 6th मुझे लग रहा है मैच कर रहा है। 6th देखो, सो ये आपने इसकी रीडिंग ले ली और इट इज द 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। किससे मैच कर रहा है ये मत देखना, ये देखो इसका जो 6th डिवीजन है ये वाला, ये इससे बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं? लाइन पे पड़ रहा हूं, और उससे पहले तो कोई नहीं मिल रहा है ना। 6th मिलता हुआ दिख रहा है और 1.1 यहाँ की रीडिंग हो गई, ये 1.1 हो गई यहाँ की, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये शुरू हो गया और 6th इससे मैच कर रहा है। तो ये लिखो प्लस विच डिवीजन of vernier scale is matching with any division of meter scale, plus वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इनटू लीस्ट काउंट। तो 1.1 सेंटीमीटर है। अच्छा, कौन सा खांचा मिल रहा था? 6th खांचा। एक खांचे पे कितना डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस इन दोनों में इतने का फर्क है, तभी तो 10 खांचों में मिलके 1 mm का फर्क आया था, और इसी की वजह से उसके 9 mm उसके 10 mm के इक्वल हुए थे।
एक एक खांचे में थोड़ा थोड़ा फर्क इकट्ठा होते होते लास्ट में उसका 10th खांचा रह गया, उसका 9 ही रह गया। बोलो सही बात है? तो अब 6 खांचों में हमारा जो फर्क था, थोड़ा सा फर्क आ रहा था, वो 6 खांचों में भर गया। एंड दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इसका कितना है, ये भी सेंटीमीटर में बताओ। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो अब 1.1 और प्लस 0.06 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 1.16 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं रीडिंग? हाँ नहीं कुछ बोलो, बताओ समझ में आई कि नहीं? कितनी? 6.6 कैसे हो गई? ये तो 1.1 इसकी रीडिंग है, अब 0.06 इसकी है, तो जोड़ो ना दोनों को, 1.10 लिख लो। बोलो समझ में आ गई? अच्छा समझ में आ गई होगी तो फिर एक हमें रीडिंग बता दोगी। मैं एक रीडिंग बना के दे रहा हूँ और मुझे आप बता दोगी, तो पता चल जाएगा कि ये किससे मैच कर रही है। ठीक है, नाउ अब देखो, मैंने एक रीडिंग आपके में बना दी है, तो ये मेन स्केल की रीडिंग बताओ और वर्नियर का कौन सा खांचा किससे मैच कर रहा है। मेन स्केल की रीडिंग क्या है? कितनी? अच्छा 1.5 नहीं है, इसके ठीक पहले वाली तक नहीं ले रही हो क्या? कहाँ से ले रही हो मेन स्केल की रीडिंग? इसका जो 0 है उससे पहले जहाँ तक पहुँची हो वही तो 0 से खिसकता खिसकता यहाँ तक आया है। जब मिला दिया था तो 0 था, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, तो कहाँ तक खिंचता हुआ आ गया? 1.5 मेन स्केल की रीडिंग है। और वर्नियर का कौन सा खांचा किससे मेल खा रहा है? बोलो। 1.5 तो मेन स्केल की रीडिंग है। वर्नियर का कोई भी स्केल, कौन सा स्केल इसके मीटर स्केल के किसी से भी मिल रहा है, ठीक ठीक अलाइन हो रहा है। सिक्स्थ नहीं मैच कर रहा है, सिक्स्थ देखो, बोलो। इसकी शुरू से काउंट करो ना लाइन, 1 2 3 4 5, जो भी लाइन हो वो पता कर लो, ये 6th लाइन होगी। जैसे कितनी लाइन है इसमें, 1 2, टोटल काउंट करो कितनी लाइन है। इसके 10 खांचे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये 6th है, ये वाला 6th है, तो 6th वाला मैच कर रहा है, फिर 7th 8th 9th 10th हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? 6th वाला खांचा किसी से मैच कर रहा है कि नहीं? बोलो कहाँ है? कर रहा है। तो अब बताओ मेन स्केल की रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 6। वर्नियर वो तो लीस्ट काउंट है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 6। लीस्ट काउंट क्या है?
बताइए। 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपको पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या होगा, तो उसे अब हम पता करें। सो लेट अस फाइंड इट आउट। क्या फार्मूला है? मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, या डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या है? It is equals to main scale reading plus vernier scale reading into least count। एक और पूछेंगे तब फिर आपको फिर सही रहेगा। 1.5 सेंटीमीटर और प्लस छठा खांचा मैच कर रहा था, सिक्स्थ सरेशन, और 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 mm तो 0.01 सेंटीमीटर, तो 1.5 प्लस 0.06 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 1.56 सेंटीमीटर। बोलो सही है? डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल रहा है कि नहीं? हाँ नहीं बोलो। और जो मीटर स्केल है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालता है? ये वाला मीटर स्केल कितने तक निकालता है? ये तो 1.1 सेंटीमीटर, सिर्फ एक डिजिट तक निकालता है कि नहीं? 1.1 सेंटीमीटर, उससे ऊपर निकाल पाता है? 1.2 सेंटीमीटर, उससे ऊपर निकाल पाता है? कई बार पूछना पड़ता है तो एक बार बताती हो। बताओ तो कौन ज्यादा प्रिसाइज हुआ, मीटर स्केल की वर्नियर स्केल? चलो अब एक लास्ट हमें सही सही बता देना जिससे मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर पूछना ना पड़े आपसे बार बार। पहले बताओ समझ में आ गया है कि नहीं, नहीं तो पूछो हमसे। समझ में? स्क्रीन पर है तो बोलो ना, फिर जब बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? जब तक हमको बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अपनी समस्या बताओ तो कम्युनिकेट हो प्रॉपरली। अच्छा अब देखो, मैं इसमें एक नया करके दे रहा हूँ ये, तो अब मैंने कुछ इसमें कर दिया है। अभी बताओ चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल आपके सामने? क्लियर है तो कागज पेन निकालो और मुझे बता दो पूरी रीडिंग। बाकी जो वीडियो भेजेंगे उसमें बिल्कुल डिजिटल है आपके पास, उससे समझ लेना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल उससे क्लियर भी हो जाएगा आपका। इसमें भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। वन पॉइंट एट 2 पे मैच कर रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा पैरेलल से। आपको लग रहा है ना सेकंड मैच कर रहा है? मुझको तो कहीं जाके फिफ्थ सिक्स ही मैच करता दिख रहा है। आपको 2 दिख रहा है तो अच्छा, जो आपको दिखे वही है,
क्योंकि हर एक का अपना पैरेलक्स होता है। 2 आपको लग रहा है तो 2 ही ठीक है, ओके। अदरवाइज देयर इज द फोर्थ सलेशन विच इज एग्जैक्टली मैचिंग। 1 2 3 4 पे भी 1 2 3 ठीक है। 2 आपने ले लिया, चलो अच्छा है। जो आपको ठीक लगे वो ले लें, बट तरीका समझ में आ गया ना? हाँ, तरीका आना चाहिए, बाकी तो मैच आपको कराना है। सो डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट it is equals to main scale reading plus vernier scale reading into least count को LC कहते हैं। अब बताओ सारी वैल्यू क्या क्या लिखें? 7.8 में हाँ, और बोलिए। रुक क्यों जाती हो? लीस्ट काउंट 0.01 तो ये 1.8 सेंटीमीटर और प्लस 0.02 सेंटीमीटर। इसके कई सवाल हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसीलिए बताया जा रहा है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके नाउ, अभी वर्नियर स्केल का हमने कर लिया है। वर्नियर स्केल का क्वेश्चन जो बुक का है वो बाद में कराएंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ। दैट इज स्क्रू गेज का भी है, 2.8 क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, इससे मैच करता हुआ। चलो अब अगली चीज़ देखें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डेसिमल के 3 डिजिट तक भी कोई चीज़ मेजर की जा सकती है? ऐसा सोच रही हैं? सो स्क्रू गेज इज a device. Screw gauge is a device which can measure up to 3 decimal places of centimeter या ये कह सकते हो 0.001 mm। ठीक है, वो कितने mm तक करता था? 0.1 mm, तो ये करेगा 0.01। इतने सेंटीमीटर या 0.01 mm। सेंटीमीटर में 3 डेसिमल प्लेस और mm में 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ तक करेगा। नाउ वी शैल सी द नेमिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नेम ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। अब देखो, सो स्क्रू गेज में इस तरीके से होता है। इसमें कोई भी चीज़ है, इसको मैं ऐसे ऐसे करूं तो ये खुलता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है पीछे से। ठीक है, तो स्क्रू इस है ना, ये देखो खुल रहा है, और ऐसे कर दो तो ये बंद होता चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें कई कई चीज़ें हैं। ये जिस पर खुल रहा है वो स्लीव है, तो आप स्लीव देखिए, स्लीव पे भी मार्किंग है। स्लीव पे जब खुल रहा है तो 0.5 ऐसे दिख रहा, तो ये चीज़ आपको, हाँ, तो ये अब 10 तक दिखे तो 1 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा जो थिम्बल है, ये थिम्बल है, ये जो घूम रहा है ये थिम्बल है। थिम्बल पे कितनी मार्किंग है जरा देखो, 100 तक है, 90 के बाद 0 फिर आ गया ना, तो ये 100 तक है इसकी मार्किंग।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों पे मार्किंग है। जहाँ पर इस पर स्लीव पर मार्किंग है, तो स्लीव पे कितनी मार्किंग है? स्लीव इज हैविंग, हो सकता है कि ये 15 mm तक हो, हमने तो 1 सेंटीमीटर दिखाया है। और ये जो थिम्बल है, तो थिम्बल पे भी मार्किंग है, ये थिम्बल पर 100 तक की मार्किंग है। अच्छा, बाकी इसके पार्ट्स हम लिख लें। ये स्पिंडल है जो आपस में टकराते हैं, और जिस पे टकरा रहा है वो एनविल है, ये एनविल हो गया। ये फ्रेम है, ये जिस पर स्क्रू गेज लगा है, तो ये फ्रेम हो गया। सो दिस इज सी फ्रेम, ओके। और जिसको हमने घुमाया है वो रैचेट है, दिस इज रैचेट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ओके। सो लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का हम एक डायग्राम बना लें, फिर हम आपको सिखाएं कि ये कैसे काम करता है। नाउ let us see the diagram of screw gauge. Screw gauge is a device, so ये इस तरीके की डिवाइस है जिसमें एक तो लॉक नट होगा, और फिर उसके बाद एक उसका एक फ्रेम होगा, ओके। और फिर फ्रेम यहाँ तक आएगा, और फ्रेम के अंदर से स्पिंडल है वो निकलता जाएगा। हाउएवर इट इज़ ऑल, यहाँ से एक स्लीव शुरू होगी, और स्लीव के ऊपर एक थिम्बल होगा, थिम्बल पे भी मार्किंग होगी, और थिम्बल ख़त्म हो जाएगा। फिर थिम्बल के बाद एक रैचेट होगा, रैचेट में सरेशन होंगे जिससे कि इसको घुमाने वाले को सुविधा हो। तो बस वो सिर्फ पकड़ने के लिए ऐसे बना होगा रैचेट, इस तरीके से। और ये जो थिम्बल है इस पर अलग अलग मार्किंग होगी, तो 70 ऐसे 80, इसी तरीके से यहाँ 70 है तो 60 उधर की ओर बढ़ता हुआ, और फिर ऐसे और करो तो 60, फिर इधर उधर करो तो 50 ऐसे, तो यहाँ पर ये बढ़ता हुआ हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज 60। अब देखो ये जो है स्लीव पर भी मार्किंग है, स्लीव पर कितने की मार्किंग है? सो दैट इज 0, जब बिल्कुल एबट कर जाएगा तो 0 होगी, तो 0, फिर उसके बाद 0 से 1 2 3 4 5 हो जाएगी, तो ये 5 है। 5 का मतलब 5 mm है, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये 10 mm ऐसे, फिर और भी आगे बढ़ेगा। सो इसमें कई चीज़ें हमने आपको बता दी। एक तो थिम्बल बता दिया, दूसरी चीज़ क्या बता दी? ठीक है, स्लीव, सी फ्रेम, रैचेट, स्पिंडल, जिस पर स्पिंडल बट करे उसे एनविल कहते हैं। एनविल मोची के पास भी होता है, उसमें जूते ठीक करता है, ठीक है। हम लोगों के कान में भी एनविल होता है। इस तरीके से ये सारे इसके हमने पार्ट्स आपको बता दिए, ओके। अब देखिए रैचेट भी बता दिया है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इसमें मार्किंग कैसे पढ़ी जाती है। जब ये पूरा, इसको पिच कहते हैं, जब ये पूरा एक घूमता है तो जरा देखो कि ये स्लीव पे कितना आगे मूव करता होगा। जब मैं थिम्बल को पूरा एक घुमाऊं तो ये देखना स्लीव पे कितना मूव करेगा। ये पहले 0 पे लाओ, 0 पे ले आए। और अच्छा, स्लीव में भी एक लाइन दिख रही है बीच में, मैं दिखाता हूँ। स्लीव है ना, स्लीव में एक लाइन सी है, ये बहुत शाइन करती है, अब आपको दिख रही हो या नहीं, ये एक लाइन है बीच में,
तो ये है, एक तो ये कैमरा भी नहीं, ये है वो लाइन, ये लाइन, ठीक है। जो दूसरा हमारा वीडियो आएगा तुम उसमें देख लेना, उसमें दिख रही है, ठीक है। तो उस लाइन पर, अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, इसलिए ये मैं उस पर ज़ीरो रख देता हूँ। तो जो स्लीव पे लाइन है, मेन लाइन, तो उस पर हमने ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो ज़ीरो दिख रहा है ना, तो स्लीव की लाइन पे हमने ज़ीरो रख दिया, बिल्कुल वो मैच कर रहा है लाइन से। और एक बार मैं अगर इसे घुमा दूं तो 1 mm आगे बढ़ेगा, पूरा घुमा रहा हूँ देख लेना, तो ये 1 mm आगे बढ़ गया वहीं पर। फिर से देखो, पहले मैं इसे 10 mm तक अबट कर लूँगा, तो 10 mm तक अबट कर लूँगा, बस इतना समझ लो इसे एक बार घुमाने पे 1 mm बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई कि एक बार घुमाओ तो कितना बढ़ता है। When thimble moves 100 division, then it moves on sleeve by 1 mm. तो when thimble moves 100 division, then it moves on sleeve by 1 mm. ये लाइन लिखें, when, क्योंकि ये मीजर करता है इसलिए इसको गेज कहते हैं। गेज इज एनीथिंग विच मीजर्स, और स्क्रू का मतलब चूंकि स्क्रू करने से मीजर करता है इसलिए इसका नाम स्क्रू गेज है। गेज का मतलब मीजरमेंट होता है। सो मीजर, और स्क्रू करके मीजर करता है। सो व्हेन थिम्बल मूव्स 100 डिवीजन, then it moves 1 mm on sleeve. So एक रोटेशन में कोई चीज जितनी आगे बढ़ जाए उसको पिच कहते हैं। कोई भी चीज जैसे आपके घर में हो, ये देखो, इसको एक रोटेशन करो पूरा, और ये कितनी आगे या पीछे जाती है इसकी पिच है। सिंगल रोटेशन करो, समझ में आई बात कि नहीं। कोई भी चीज एक पूरा रोटेट करो, जितनी आगे या पीछे जाए उसको पिच कहते हैं। So whatever amount of the shifting takes place, if something is rotated by 1 division, then it is called its pitch. So pitch कितनी हो गई इसकी बताओ। 7 बोलो कितना बताया। mm. हाँ बढ़िया बताया, 1 mm। तो 100 डिवीजन में 1 mm, तो when thimble moves 1 डिवीजन, then it moves, तब कितना करेगा। 1 डिवीजन का मतलब समझी, बहुत थोड़ा मूव कराना है। 1 डिवीजन का मतलब है इतना थोड़ा। 1 डिवीजन तो तुम समझ गई होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल 1 इतना, ये देखो 1 समझ में आई। 1 कितना है ना, क्योंकि इस पे भी तो सरेशंस हैं, तो 1 ही मूव कराओ, और वो भी स्लीव पे जो लाइन है, एक लाइन से दिख रही है सिल्वर लाइन, तो उस सिल्वर लाइन पे इसे मूव कराओ। ये है वो सिल्वर लाइन, मैं दिखा देता हूँ, ये है वो सिल्वर लाइन। तो इस पर जब मूव करा दोगी, सो व्हेन स्लीव मूव्स, so when thimble moves 1 division, then it moves on screw gauge कितना करेगा, तो it moves on screw gauge, that is 0.01 mm हुआ, Yes, sir. या फिर 0.001 सेंटीमीटर हुआ। ओके, अब जरा देखो, Yes, sir. मान लो कि ये है, ये तुम्हारे सामने हमने रीडिंग रख दी है, ये तो अभी इसमें, ठीक है, अभी देखो, मैं ही बता देता हूँ कि मान लो इसकी रीडिंग कितनी है, तो 5 के आगे 3 है, 5 के आगे कितनी है, 3, ओके।
5 के आगे 3 है और स्लीव से, बाकी वीडियो देख लेना, वीडियो में बिल्कुल क्लियर है, अब हम वीडियो को ही देख के बता रहे हैं। तो यानी स्लीव की रीडिंग कितनी है या मेन स्केल रीडिंग, यह है 8 mm। कितनी है? 8 mm। तो और ये इसकी जो थिम्बल की रीडिंग है, स्क्रू गेज की रीडिंग कितनी है, या स्क्रू गेज की 93, क्योंकि 93 वाला इसकी लाइन से मैच कर रहा है, तो वो आप उसमें देखोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा 93 मैच कर रहा है इससे, ठीक है कि नहीं? देखो इसमें नहीं दिख रहा है, आपको पैरेलैक्स हो रहा होगा, लेकिन यहाँ 93 इसमें देखना, वीडियो में दिख जाएगा कि 93 इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो इसकी सिंबल है 93 देखें, तो 93 को हमने मैच करा दिया है। बाकी बीच में इसमें कोई चीज़ आप रख दोगे यहीं पे तो दबाया जाएगा, पेन इसी में ही तो रखा जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर स्क्रू गेज के लिए, सो दैट इज डायामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा नाउ? So diameter of any object it is main scale reading या स्लीव की रीडिंग ले लें प्लस स्क्रू गेज स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग वही फार्मूला है, इनटू लीस्ट काउंट। तो कितनी थी? 8 mm थी, और 93rd डिवीजन मैच कर रहा था, और mm में इसकी कितनी है लीस्ट काउंट? तो ये कितना हो गया? 8 mm प्लस 0.93 mm हो गया, सो 8.93 mm हो गया। और अगर सेंटीमीटर में लो, समझ में आ गई बात? बोलो। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से स्फेरोमीटर भी है, ये है स्फेरोमीटर, इसमें भी एक चरखी लगी हुई है। अच्छा, ये चीज़ डेप्थ नाप सकती है। देखो जब मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके घुमाने से क्या होगा कि ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये बीच वाला बढ़ता चला जाएगा और या घटता चला जाएगा, तो दैट इज ठीक है। ये तो इसके मूव करने से ये डेप्थ मूव करती है, ये जो है ना बीच का कोना, तो इससे किसी की डेप्थ मेजर कर सकते हो, क्योंकि कितना नीचे गया कितना ऊपर गया। बाकी 3 तो इसके स्टैंड हैं, स्टैंड मत देखो, ये चीज़ घूमेगी, और ये इसके ऊपर स्केल है। अच्छा, इसमें स्केल देखो जरा कैसा है, क्या इसमें स्केल में भी 100 डिवीजन बने हुए हैं? और क्या एक इसका मेन स्केल भी है जिसमें कुछ डिवीजन्स बने हुए हैं? ये देखो दिख रहा है अभी कुछ कुछ, ये अभी दिखा 0 से 10। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि इसको घुमाओगी तो इसकी पिच क्या है। जैसे इसको घुमा दिया तो इसके घुमाने से ये घूम रहा है, ये घूम रहा है कि नहीं, तो इसके पूरा एक घुमा देने से इसमें 1 mm शिफ्टिंग है, तो कोई बेसिक डिफरेंस है क्या? बिल्कुल वही चीज़ है। और बाकी इसकी रीडिंग ले लेना, मेन स्केल रीडिंग, और ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग, जहाँ उसमें स्क्रू गेज रीडिंग लेती हो सर्कुलर स्केल, तो वही चीज़ हो गई कि नहीं? तो इसकी रीडिंग और फिर इसका कौन सा खांचा यहाँ से मैच कर रहा है, यहीं से कौन सा मैच कर रहा है, बस यही देख लेना। जैसे अभी देख लो कौन सा मैच कर रहा होगा, कुछ 95 मैच कर रहा है, 95 85 मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? 85। तो वो देख लेना कि कौन सा मैच कर रहा है।
अब बिल्कुल उसी तरीके से करना। एंड इट इज हैविंग सेम लीस्ट काउंट एज इज द लीस्ट काउंट ऑफ, जैसा लीस्ट काउंट किसका होता है, जैसा लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी है। और ये इसके स्केल हो गए, तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर या नीचे जाता है, तो ये खिसक रहा है, देख लो ऊपर जाता जा रहा है कि नहीं, और नीचे करो तो नीचे जा रहा है, तो इसकी पिच भी 1 mm ही है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ, यहाँ पर स्क्रू गेज है, ये स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर है सेम प्रिंसिपल एज इज ऑफ स्क्रू गेज। However, in this case, it has a circular scale. In case of thimble, जो कि चलता रहता है, so स्फेरोमीटर क्या करता है, स्फेरोमीटर works on same principle as screw gauge works. It has circular scale. With 100 division, 100 डिवीजन होते हैं, एंड इट्स लीस्ट काउंट क्या है, कितना, बोलो, इसका कितना था, स्क्रू गेज का कितना था, वर्नियर स्केल का कितना था, उसका भी 0.01 था, उसका 0.1 था, दिखा देता हूँ, और नहीं यकीन है तो देख लो, 0.1 mm है, इसका कितना है, मीटर स्केल का कितना है, तो 1 mm, 0.1 mm, 0.01 mm, बोलो याद रहेगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, कौन सा, स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज, ठीक है। सो अच्छा ये बताओ, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल क्या है, बताते जाइए फटाफट। 1 mm। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मीटर स्केल क्या है, बताइए, कितना कम से कम मीजर कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिसीजन कितनी हुई, बोलो सही है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, 0.1 mm। इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, इसका प्रिसीजन क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है, 0.01 mm।
या फिर स्फेरोमीटर। नाउ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? और प्रिसीजन क्या है? याद रहेगा? समझ में आ गई ना बात? चलो अभी आपका 11:45 पे दूसरा क्लास होगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।